नमस्ते। हमारे इस खास बातचीत वाले कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। जैसा कि आपको पहले से भी लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है और ये खबरें आप तक लगातार पहुंचाई जा रही हैं। जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव में जो है मिजोरम और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हुई और दूसरे में उसके बाकी की 70 सीटों पर वोट पड़े। वहीं मध्य प्रदेश में जो है वो एक चरण में चुनाव था और वो 17 तारीख को वोट पड़ चुके हैं उसमें। चूंकि चुनाव हो चुके हैं, जो प्रत्याशी हैं उनका भाग्य जो है अब वो ईवीएम में कैद हो चुका है। इसके बाद लगातार कई तरीके की चर्चाएं होती हैं, कई तरीके की बातचीत होती है। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तमाम तरीके के कयास लगाए जाते हैं, वोट के पैटर्न को समझने की कोशिश की जाती है और उस वोट पैटर्न को समझ करके आने वाली सत्ता के बारे में भी काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। ऐसा लगातार कहा भी जाता है और देखा भी जाता है। और इन सब के बीच अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और ये सारी कैलकुलेशन बैठाने वाले कोई इस तरीके का व्यक्तित्व हो जो लगातार उस सियासत पर बहुत पैनी नजर रखता हो, बहुत बारीक से नजर रखता हो, तो फिर ये जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा सच बताना शुरू कर देते हैं और ज्यादा सच के साथ लोगों को जोड़ करके और लगभग परिणाम जो है वो सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मध्य प्रदेश शुक्रिया और शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। क्या कुछ कह रहा है सर ये वोटिंग का जो पैटर्न था, जो परसेंटेज रहा, जिस हिसाब से हाई वोटिंग एक बार फिर से हुई मध्य प्रदेश में, तो इन दोनों राज्यों के हिसाब से हम बात करें और थोड़ा सा मिजोरम के हिसाब से भी बात करें, तो क्या कुछ अभी जो आंकड़े हैं वो क्या तस्वीर बनाते हुए दिख रहे हैं? धन्यवाद आरपी जी। थोड़ा सा हम पहले आंकड़ों की बात कर लें, चूंकि आपने आंकड़ों से बात शुरू की है। मेरे पास पिछले 4 दशक के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के। 1985 में वोटिंग का प्रतिशत था 49.79, 49.79। 1990 में 54.21। पहली बार बीजेपी कांग्रेस सत्ता में आई 85 में। 90 में बीजेपी सत्ता में आई। 93 में 60% से ऊपर मतदान हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई। 98 में फिर 60% से ऊपर हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई। 2003, 8 और 13 में लगातार 3 बार बीजेपी सत्ता में आई, जिसमें 67, 69 और 72% मतदान हुआ। 2018 में 75% मतदान हुआ और कांग्रेस सत्ता में वापस आई 15 साल बाद। हम सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और उपचुनाव हुए, बीजेपी की सरकार बरकरार रही। लेकिन 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो मेरी जानकारी, अभी अंतिम जानकारी तक, 76% से अधिक मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है। थोड़ा बहुत कंपाइलेशन में और कोई फर्क पड़ सकता है, ज्यादा नहीं होगा, दशमलव में कुछ फर्क पड़े। हम सब अखबारी लोग हैं, पत्रकार लोग, हम आमतौर पर ये मानते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि जब कोई बहुत भारी मतदान होता है, आमतौर पर सत्ता विरोधी होता है, बदलाव के लिए होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा भी हुआ है कि जो सरकार है उसे बरकरार रखने के लिए भारी मतदान हुआ हो। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड दिख रहा है कि 75% 2018 में हुआ, बदलाव हुआ। 76% इस बार हुआ है, बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि जनादेश तो ईवीएम में बंद हो चुका है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, उससे ऐसा लगता है कि जनता अपने जिंदगी के असली मुद्दों पर बात करना चाहती थी और उन्हीं मुद्दों पर वो टिकी रही। मतदाता उसी पर टिका रहा, चाहे भले ही राजनीतिक दलों ने कोई और बात की हो। सत्ता में जो बैठे लोग हैं वे हिंदुत्व, सनातन, पाकिस्तान, हमास, फिलिस्तीन, इजराइल सब लेकर आए। लेकिन खास बात यह रही कि प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस है, वो अपने मुद्दों पर अड़ा रहा, टिका रहा, जो जनता के मुद्दे थे। ऐसा लगता है कि इस भारी मतदान का जो संदेश है वो शायद भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लिए ठीक नहीं है। जी राम प्रकाश जी। जी। सर, हम वोटिंग जो चूंकि हो चुकी है, जैसा आपने कहा कि भाई बंद हो गया है, तो अब तो परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे तो सारी क्लैरिटीज हो जाएंगी और आंकड़े जैसा आपने जो बताया वो निश्चित तौर पर काफी कुछ मिलते जुलते रहे होंगे, क्योंकि आप लोग लगातार उसको अध्ययन करते रहते हैं। सर, अब हम चुनाव के बीच से बात करें। चुनाव के बीच से 2-3 खबरें ऐसी आई जो ये माना गया कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं
लोगों को प्रभावित करने वाले ये मुद्दे माने गए, जिसमें से एक मुद्दा था नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होना, दूसरा मुद्दा था नरोत्तम मिश्रा का पाकिस्तान को लेकर के एक बयान देना, जब वोटिंग हो रही थी उस समय बयान उनका आता है, और तीसरा मुद्दा था वीडी शर्मा का कांग्रेस के ऊपर गुंडीज्म का आरोप लगाना। इन तीनों मुद्दों की हम सिलसिलेवार बात करेंगे सर। सबसे पहली बात हम नरोत्तम मिश्रा की करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल वोटिंग के दिन आया है। वोटिंग के दिन उन्होंने ये कहा कि एमपी में बीजेपी के अलावा अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो उसका जश्न पाकिस्तान में मनाया जाएगा। सर इसको ये क्या समझा जाए, इसको कैसे समझा जाए? क्या नरोत्तम मिश्रा लोगों को डरा रहे हैं, या वो पाकिस्तान के साथ कांग्रेस को कनेक्ट करना चाहते थे? देखिए आरपी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी मुसीबत है। वो अपने एक इको चैम्बर में रहती है। वो जिस कुएं में रहती है उसके बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे शिखर नेतृत्व हो बीजेपी का या प्रदेश के नेता हो। उन्हें पता नहीं क्यों ये बात नहीं मालूम है कि अब देश की जनता पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू मुसलमान, इजराइल, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, तालिबान, इन सब मुद्दों पर बात करना छोड़ चुकी है। अब जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद हमारे गृह मंत्री को यह नहीं मालूम होगा कि बिहार के चुनाव में भी इसी तरह की बात एक केंद्रीय मंत्री ने कही थी कि अगर बीजेपी हारती है, कोई और पार्टी चुनाव जीतती है, तो इसका जश्न दिवाली पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इसके बावजूद बीजेपी नहीं जीती थी वहां। कुल मिलाकर जितने अब तक प्रयास हुए, कर्नाटक का देख लीजिए आप, वहां प्रधानमंत्री ने बजरंग दल और बजरंग बली को समकक्ष रख दिया। गृह मंत्री ने कह दिया अगर कांग्रेस जीती तो कर्नाटक में दंगे होंगे। क्या मतदाता सचमुच उनकी ऐसी बातों पर ध्यान दे रहा है? सीधा उत्तर होगा कि अब लोगों को इस तरह की फिजूल बातों से कोई मतलब नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का यह कहना कि किसी और पार्टी को अगर वोट दिए जाएंगे, कोई और पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या इस देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां जो दूसरी पार्टियां चुनाव जीतती हैं, देश की राजधानी दिल्ली में 3 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है केजरीवाल और आप के हाथों, तो क्या दिल्ली में बीजेपी की हार पर लाहौर और इस्लामाबाद में जश्न मनता है? ये बेहूदेपन की पराकाष्ठा है कि आप नागरिकों का, मतदाता का अपमान कर रहे हैं। ये उसका अधिकार है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो जिसे चाहे उसे वोट दे, जिसे चाहे उसे चुने और सत्ता सौंप दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतदान के दिन उनका ये कहना उनकी हताशा बताता है, और ये भी बताता है कि वे समाज से, अपने लोगों से कितने कटे हुए हैं। वे सत्ता के गलियारों में व्यस्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि देश की जनता बेरोजगारी पर बात कर रही है, महंगाई पर बात कर रही है। उसको आपकी हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बातों से कोई लेना देना नहीं। तो मैं समझता हूं इसका कोई खास असर होगा नहीं। जी, उनके जो दूसरा जो प्रदेश चुनाव में अध्यक्ष बड़ी हैं, जी, 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 जो उनके आपने प्रदेश नरेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा साहब, जी, उन्होंने भाई सत्ता में आप बैठे हैं, कोई भी मुद्दों से जुड़ा हुआ बयान पूरे चुनाव के दौरान उनको देते हुए नहीं सुना गया। लेकिन उन्होंने एक जो बयान दिया वो बड़ा जब भी वो दिए वो सीधे कांग्रेस को उन्होंने गुंडेज़्म का आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो गुंडेज़्म कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है होने नहीं दिया कोई गड़बड़ी किसी भी तरीके की। लेकिन गड़बड़ी की खबरें कहां से आई? नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा से। तो सर ये जो गुंडेज़्म का आरोप है और वीडी शर्मा का, इसका संदेश लोगों ने कैसे समझा होगा वहां पर? क्या कुछ इसको लेकर के कोई चर्चा किसी तरीके की कहीं से भी? देखिए, मैं आपसे शुरू में कह चुका हूं कि ये लोग सब कुएं के दादुर हो चुके हैं। इनको ये पता नहीं है कि जब वे ऐसा कहते हैं तो जनता ये पूछती है कि भाई 20 साल से तो आप सत्ता में हैं, 15 महीने निकाल दीजिए कमलनाथ के। इसके बावजूद अगर कांग्रेस गुंडागर्दी कर पा रही है, करने की कोशिश कर रही है, तो ये आपकी असफलता है, आपकी विफलता है कि आपका प्रशासन, आपकी पुलिस एक ऐसी पार्टी को गुंडागर्दी करने दे रहे हैं जो पिछले 20 साल से सत्ता में नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सत्ता का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। आचार संहिता लगने के बाद पूरा पुलिस प्रशासन जो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके मातहत होता है, उसकी जिम्मेदारी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रमाण कहां से मिले हिंसा के? दिमनी से मिले। हमने वीडियोस देखे हमारे पत्रकार साथियों के, जिसमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा, दलितों को, महिलाओं के वोट चेक किए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जांच रहे हैं कि आप किसको वोट दे रहे हो। दूसरी बड़ी घटना,
बुंदेलखंड में हत्या हुई कांग्रेस प्रत्याशी के साथी और सहयोगी की। विक्रम सिंह नाती राजा छतरपुर में राजनगर सीट से विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं, फिर से प्रत्याशी हैं। बाकायदा हत्या और हत्या के प्रयास का 302 और 307 का मुकदमा दर्ज हुआ बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ। तो भाई गुंडागर्दी कांग्रेस ही कर रहे होते तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। कौन रोक रहा है? करना ही चाहिए। आप सत्ता में, आप पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन ये सिर्फ हास्यास्पद बयान है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो मुद्दा सामने आया उसको अभी हम जिक्र कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र की के वीडियो वायरल होना, ये एक बहुत गंभीर विषय था। 2 वीडियो आए, फिर तीसरा उस व्यक्ति का आ गया जिसकी आवाज सुनाई दे रही थी, वो और बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, सब कुछ बता रहा है। इसके बावजूद न तो बीजेपी के नेताओं ने, इसमें 2 पहलू हैं आरपी। पहला तो ये कि नरेंद्र सिंह तोमर का संरक्षण करने, उन्हें डिफेंड करने, उनका बचाव करने पार्टी के बड़े नेता सामने नहीं आए। एक प्रहलाद पटेल ने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहीं और कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस बदनाम करना चाहती है। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं मुरैना अशोकपुर संसदीय सीट से, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक हैं। उनके ऊपर अगर आरोप लगता है तो पार्टी बचाव में क्यों नहीं आ रही? इस अंचल के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, खुद मुख्यमंत्री जो उनके बिल्कुल लंगोटिया यार हैं, शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी मानी जाती थी, कोई उनका बचाव करने नहीं आया। खुद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह कहकर तीसरी कर ली कि इसमें कांग्रेस की साजिश है। मैं लगातार पिछले 5 दिन से कह रहा हूं, जिसकी भी साजिश है उसका खुलासा होना चाहिए। आपकी पार्टी सरकार में है, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो जांच कौन करेगा साजिश की? आप जांच करा लीजिए ना इसकी, सीआईए से करा लीजिए, केजीबी से करा लीजिए, मोसाद को बुला लीजिए, इंटरपोल को बुलाइए। उसमें एक विदेशी नागरिक शामिल है तो इंटरपोल को भी शामिल करिए। कांग्रेसी अगर उसमें शामिल है साजिश में, आपको बदनाम करने में, इन वीडियोस को वायरल करने में, तो कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जांच का आदेश न देना, केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया न आना, हजारों करोड़ की बात हो रही है। ईडी और आईटी क्या कर रहे हैं? अब तक किसी और पार्टी के नेता के पुत्र के बारे में जब वीडियो होते तो विशेष विमान से ईडी आईटी सब रवाना हो चुके होते। जी आरपी जी। जी सर, नरेंद्र सिंह तोमर का आपने जिक्र किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जांच की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने किसी भी बयान में, ना तो कहीं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहा है कि वीडियो, ये मामला झूठ है, ये वीडियो फर्जी है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो है, क्या उन सवालों को और पुख्ता नहीं करती है जो उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं? देखिए, उनके पुत्र ने जो एफआईआर की है उसमें भी ये नहीं लिखा है कि इस वीडियो में दिख रहा है व्यक्ति मैं नहीं हूं, या ये वीडियो पूरी तरह मार्च बनाए गए हैं। एफआईआर में ये लिखा है कि काट छांट करके बनाए गए हैं। यानी एक तो आप उन वीडियोस में है, बाकी अगर उसमें काट छांट हुई है, कोई एडिटिंग हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उस पुरजोर तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जी या बाकी के लोग जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? उनकी सरकार है, अगले ही दिन आदेश हो जाना चाहिए था केंद्र सरकार की ओर से कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, हमारे मंत्रिमंडल का सदस्य बदनाम हो रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं पार्टी के लोग, पार्टी के नेता, कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि जांच हो और इसके खुलासे इससे भी बड़े हो जाएं, इससे बड़े लोगों के नाम सामने आ जाएं। हो सकता है इस डर के कारण जांच नहीं कराई जा रही हो। फिर भी जनता के बीच में सवाल पूछे गए और बिल्कुल ऐन चुनाव के वक्त पे ये सब हुआ तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है नरेंद्र सिंह जी को और पार्टी को। सर, इसमें लोगों के बीच सिरसा साहब का भी नाम आया, जो कहा यह जाता है कि अमित शाह साहब के बड़े करीबी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे का मामला जो है वो सीधे सीधे चुनाव से ही जुड़ा हुआ हो? क्या संभावनाएं हो बिल्कुल सकती हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, चुनाव में फंडिंग का मामला होता है। जो मनिंदरजीत सिंह सिरसा है वो एक शिरोमणि अकाली उससे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए हैं। कायदे से तो सिख संगत को भी मांग करनी चाहिए कि अगर गुरुद्वारे के नाम पर पैसा लिया गया, उसको हो सकता है ब्लैक मनी को वाइट करने की कोई कोशिश हो, ये हो सकता है कोई हवाला का पैसा आ रहा हो, किसी और तरीके से साइफन होकर कोई चीज आ रही हो, हमें तो नहीं मालूम।
लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? सिरसा साहब जिम्मेदार हैं या और कोई जिम्मेदार है? कांग्रेस साजिश कर रही है, तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए, इन सवालों के जवाब मिलना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ऐसे ही वीडियो किसी और पार्टी के किसी और नेता के होते तो अब तक क्या हो रहा होता, ये कल्पना करके देख लीजिए। जी आरपी जी, आपकी किताब आती है सिंधिया को लेकर के और उसमें पूरा इतिहास बताया जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद प्रियंका गांधी का एक बयान आता है मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कि उनका कद छोटा है लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा है और जब वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो बवाल हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिश्व शर्मा टाइप के लोग जो है वो सामने आते हैं और उनका जो है काउंटर करते हैं। सब सिंधिया को लेकर के दो बातें, मैं दो सवाल एक ही साथ कर दे रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। एक तो कि जो गद्दार का मामला प्रियंका ने उठाया उसका क्या इफेक्ट रहा, लोग उससे कितना कनेक्ट हो पाए, क्या वहां की सियासत पर इसका असर रहा। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सियासत है, सिंधिया परिवार की एक सियासी विरासत रही है वहां पर, क्या वो सियासी विरासत, वो जो जमीन है उनकी सियासत वाली, वो अभी उतनी उर्वरा रह गई है, उतनी ही ठोस और उतनी ही मजबूती के साथ अभी दिख रही है वो जमीन वहां पर? देखिए, प्रियंका गांधी का बयान बहुत गंभीर बयान है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तब से कांग्रेस के दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, इन तीन लोगों ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर व्यक्तिगत हमला माना जाए। राहुल गांधी ने सिर्फ एक बयान दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। उन्होंने यहां तक कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र नेता थे जिनके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहते थे हमेशा। उसके बाद इस चुनाव में, उपचुनाव में भी कांग्रेस के बाकी नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, कमलनाथ के खेमे के, दिग्विजय सिंह के खेमे के लोग गद्दार कहते रहे। लेकिन प्रियंका गांधी ने पहला संकेत दिया इस चलते चुनाव में कुछ महीने पहले ग्वालियर की आमसभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो सिंधिया जी के बारे में 10 मिनट बोल सकती हूं, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं कि कैसे उनकी विचारधारा बदल गई। तो एक तो इन दो वाक्य से उन्होंने संदेश दे दिया कि वे सिंधिया को विचारधारा बदलने वाला मानती हैं। लेकिन ऐन मतदान के 2 दिन पहले दतिया में, वो भी ग्वालियर चंबल अंचल में, ग्वालियर संभाग की राजनीति में दतिया, श्योपुर सब शामिल रहते हैं। दतिया में उनका यह कहना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वासघात किया है। कद में छोटा तो उन्होंने राजनीतिक कद को लेकर कहा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई शारीरिक कद की कोई बात उन्होंने कही होगी। जब राजनेता बात करते तो राजनीतिक कद की बात होती है। विश्वासघात यानी गद्दारी, उन्होंने गद्दारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, विश्वासघात किया, बातें की, पर्यायवाची है दूसरे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो विश्वासघात किया है, जो पीठ में छुरा भोंका है, वो कांग्रेस की या मेरी नहीं, आपकी पीठ में छुरा भोंका है, आपके साथ विश्वासघात किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये बहुत बड़ा बयान है। इसके दो संदेश हैं। पहला, गांधी परिवार ने अब यह संदेश दे दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब उनके और कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। दूसरा, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि आपको सिंधिया जी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कार्यकर्ता के मन में कोई असमंजस है, कार्यकर्ता और नेताओं को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम तो लड़ रहे हैं महल से और सिंधिया से, कल को ये लोग एक ना हो जाए, ये तो मित्र हैं आपस में एक दूसरे के, कल महाराज अगर लौट आए कांग्रेस में तो हमारा क्या होगा। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रियंका के इस बयान से बढ़ा होगा कि अब महाराज लौटने वाले नहीं है। इसके तो ये तरीके हुए, संदेश हुए। दूसरा प्रश्न आपका था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भविष्य की राजनीति या भविष्य में उनका क्या होगा। मुझे लगता है ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन काल है, संक्रमण काल है। दल बदल के बाद उपचुनाव हुए, उसमें भी वे अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके थे। 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ था ग्वालियर चंबल में, उनमें से 9 सीटें बीजेपी जीती, 7 सीटें कांग्रेस जीती थी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी को कोई बड़ी भारी बढ़त नहीं मिली। उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, यानी महापौर के चुनाव। ग्वालियर में महापौर का चुनाव कांग्रेस 58 साल बाद जीती, यानी सिंधिया के रहते हुए कांग्रेस नहीं जीत पाती थी, बीजेपी जीतती थी। और जब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो बीजेपी चुनाव हार गई। मुरैना के महापौर का चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया। और अब
चुनाव में वे अपने लोगों, अपने मंत्रियों और विधायकों को टिकट नहीं दिला पाए। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं टिकट नहीं दिला पाया। अगर 3 दिसंबर को परिणाम कुछ ऐसे रहें कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को बढ़त नहीं मिले, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की आगे की राह और कठिन हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज भी वे किसी बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में नहीं है। जब वे कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के 3 राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाते थे, टॉप 3 लीडर्स में थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप कल्पना कीजिए, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश का 2 हिस्सों में प्रभार बांटा गया महासचिवों को। आधा उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी को दिया राहुल ने, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया। इतने बड़े नेता थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वे स्टार प्रचारकों की सूची में 11वें, 13वें, 9वें नंबर पर आते हैं। तो इससे स्पष्ट है उनकी क्या स्थिति है बीजेपी में। अगर सरकार नहीं बनी, ग्वालियर चंबल में सीटें नहीं आई बीजेपी की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में कितना कद रह जाएगा, इसके लिए हमें 3 दिसंबर के बाद नजर रखना होगी। जी हाँ। बस चलते चलते सर, मध्य प्रदेश से थोड़ा बाहर निकल के जो 2 राज्यों में जहां पर अभी वोटिंग होनी है, राजस्थान और तेलंगाना, उसकी सियासत में अभी क्या दिख रहा है? अभी क्या वहां से फिल्टर होकर के आप तक पहुंच रहा है? उसके बारे में एक थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान में कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले 5 साल में पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही थी कांग्रेस, कमरे के कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी पर कूद रही थी कांग्रेस। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो विवाद था, उनकी जो कुश्ती थी, उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, लगभग पंजाब की तरह। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह लड़ते रहे, और उसका खामियाजा वहां पार्टी ने भुगता। लेकिन जब से कांग्रेस में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, तो ये जो प्रदेश स्तर के झगड़े हैं, इन्हें निपटाने के लिए कांग्रेस अब प्रोएक्टिव होकर काम करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर दोनों की बैठकें कराई, बातचीत की, और अब 16 तारीख से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे सब राजस्थान में डेरा डाले हुए, उन्होंने तंबू वहां गाड़ दिए हैं। पायलट और गहलोत एक साथ सभाएं कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। उसके उलट बीजेपी में क्या हो रहा था? बीजेपी में जो सबसे बड़ी नेता है वहां की, वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हें हाशिए पर फेंकने के लिए, धकेलने के लिए मोदी शाह की जोड़ी लगी रही पूरे 5 साल। चुनाव में भी उनके साथ क्या बर्ताव हुआ हम सब देखते रहे। तो जो मुकाबला बहुत कांटे का दिखाई दे रहा था, वो अब थोड़ा सा कांग्रेस के पाले में जाता दिख रहा है। फिर भी राजस्थान की परंपरा रही है बदलाव की, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हम नहीं जानते वहां क्या होगा। लेकिन आखिरी के महीने में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने जो मेहनत की, तालमेल बिठाने के लिए जो परिश्रम किया, वो कांग्रेस को इस पोजीशन में ले आया है कि वो अच्छे से चुनाव लड़ पा रही है। जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का वजूद पहले भी नहीं था। जो बीआरएस है उसके साथ कांग्रेस मुकाबले में है। जिस तरह की रैलियां राहुल गांधी की हो रही हैं, कांग्रेस की हो रही हैं, एक मास अपील है। वहां जो प्रदेश अध्यक्ष थे रेवंत रेड्डी, उन्होंने काफी मेहनत की है। यद्यपि केसीआर वहां के बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार वहां भी बदलाव की बयार चल रही है, ऐसा लगता है। अब हमें प्रतीक्षा करनी होगी 3 दिसंबर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शकों से साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू।